जी, तारिक भाई, डॉक्टर सलीम साहब आ चुके हैं, ऑडियंस में हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा-सा कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट है जिसकी वज़ह से हम रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे डॉक्टर साहब को। जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे पैनल में जुड़ते हैं, तो हम बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बस थोड़े वक़्फ़े में, थोड़े इंतज़ार के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू होगा। जी डॉक्टर ज़फ़र साहब, आप जो है मेरे फ़ोटो पे क्लिक करके हमें मॉडरेटर जो है बना दें। उसमें ऑप्शन आएगा तो जैसे तो डॉक्टर सलीम साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी देर में हम प्रोग्राम को बाकायदगी से शुरू करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत उम्दा सेशन। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। सर खुशामदीद। सर, आप किसी भी दूसरे पैनल में मौजूद इंसान की तस्वीर पे क्लिक करें और आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें मेक अ मॉडरेटर का ऑप्शन आएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह हम में से कोई मॉडरेटर बन जाएगा और फिर आगे डील करेंगे हम प्रोग्राम की बाकी कार्रवाई के साथ। जी, तारिक भाई, आप मौजूद हैं यहाँ पे? आप सुन पा रहे हैं? सामीन, तब तक मैं आपसे इल्तमास करूँगी कि अगर आपने तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब को फॉलो नहीं किया है तो आप ज़रूर फॉलो करें ताकि आते हुए प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाई जा सकें। थोड़ी-सी एक प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। डॉक्टर साहब मॉडरेटर हैं और अभी तक हमारी टीम का कोई इंसान मॉडरेटर नहीं बन पाया जिसकी वजह से हम इनविटेशन नहीं भेज पा रहे। तो मैं डॉक्टर साहब से इल्तमास करूँगी कि अगर वो लीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई दूसरा इंसान मॉडरेटर बन जाएगा और फिर वो वापस जॉइन कर सकते हैं। लीव कैसे करें? सर, आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ लीव क्वाइटली लिखा हुआ ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। आप उसको क्लिक लीव करेंगे तो आप लीव हो जाएँगे। रेड कलर का ये लिखा होगा लीव क्वाइटली। बिल्कुल लीव का ऑप्शन नहीं आ रहा। हेल्थ इश्यूज जहाँ लिखा हुआ है ना। फॉलोविन आ रहा, फॉलोविन। सर उसकी आप डॉक्टर सलीम साहब को इनवाइट कर दें आप। डॉक्टर सलीम साहब के फोटो पे क्लिक करके। ठीक है। Dr. Salim, hello. सेशन स्टार्ट हो गया क्या सर?
जी मैम, हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएँगे तो हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज़ पे है और हम उसको शुरू करने वाले हैं। बस थोड़ा-सा इंतज़ार हम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया मैडम। ऑप्शन नहीं ना। जी नसीबा जी, आप आगाज़ करें। इतनी देर में मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह तब तक जुड़ेंगे। हमारे मैं टेक्निकल प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जी, जी, बिल्कुल हम आगाज़ करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अभी वो हमारे पैनल में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तारिक इब्रार ऑफिशियल की तरफ से फ़िक्र अमल सीरीज़ के 39वें प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं नसीम अख्तर आप तमाम सामीन व नाज़रीन और बहुत ही ख़ास मेहमान शख्सियत का खुशामदीद करती हूँ। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियत से बातचीत करके मुआशरे में तामीरी सोच को फ़रोग़ देने, अहम समाजी मसाइल के सिलसिले में बेदारी पैदा करने, गोजरी और उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की और नौजवानों की रहनुमाई के लिए काम कर रहे हैं। अब तक तारिक इब्रार ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में यूटी मुल्की और आलमी सतह के मुताद नामवर शख्सियात मेहमान बन चुकी हैं। सामीन व नाजरीन, इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने जम्मू व कश्मीर के दो नामवर डॉक्टर्स डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब, प्रोफेसर और एचओडी शोभा कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और डॉक्टर जफर इकबाल साहब, वेटनरी ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक्सपर्ट एलएसडी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री जम्मू को मदऊ किया है। डॉक्टर सलीम खान साहब और डॉक्टर जफर इकबाल साहब ने तारिक इब्रार ऑफिशियल पर मेहमान बनने की दावत कबूल करके हमारे सामीन को अपने ज़री ख्यालात से नवाजने के लिए अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। ये हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। हम दिल की गहराइयों से डॉक्टर सलीम खान साहब और डॉक्टर जफर इकबाल साहब का इस्तकबाल करते हैं और हम उनकी मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जान है तो जहान है और या फिर ये भी कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे समाज को सेहत के मुतालिक बहुत मसाइल और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम महकमा सेहत से वाबस्ता नामवर और आला पाया के डॉक्टर्स के साथ सेहत से जुड़े मसाइल और कुछ अहम बीमारियों के बारे में बातचीत करेंगे। और सामिन, हमारे डॉक्टर हजरात किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का ज़ाब्ता है और असूल है कि हम अपनी मेहमान हस्तियों का तारुफ पेश करते हैं। तो मैं इस सिलसिले में तारिक इब्रार साहब से डॉक्टर सलीम साहब और उसके बाद मुश्ताक खालिद साहब से डॉक्टर जफर साहब का मुख्तसर तारुफ पेश करने की गुजारिश करती हूँ। तो जी तारिक साहब। तारिक साहब हमारे साथ हैं, लेकिन वो शायद अभी तक इस कोशिश में हैं कि मॉडरेटरशिप ली जा सके और फिर इनविटेशन भेजा जा सके, क्योंकि सामीन ये एक नई ऐप है और डॉक्टर जफर इकबाल साहब भी इससे वाकिफ नहीं पूरी तरह से। तो थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ओवरकम करेंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर जफर साहब के साथ तारिक भाई की बातचीत चल रही है। लीव जी सर। क्वाइटली आ गया अब। सर मिल गया? लीव करूं? जी, जी, बिल्कुल लीव कीजिए और फिर वापस शरीक होइए सर हमारे साथ। जी बिल्कुल, टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। अब जो है बाकायदा आगाज़ होगा प्रोग्राम का। जी बिल्कुल। तारिक भाई, आप मॉडरेटर पहले हमें बनाएँ ताकि हम डॉक्टर साहब को इनविटेशन भेजें और उसके बाद आप तारुफ दें प्लीज़, मुख्तसर तारुफ पेश करें।
डॉक्टर सलीम साहब का। जी, बिल्कुल खुश डॉक्टर साहब को मैं मुझे लगता है कि आपने आगाज़ कर दिया है, तो मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब का तारुफ़ पेश करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का आप इस प्रोग्राम में जुड़े। थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ी-सी दिक्कत आई, इस वजह से हम माज़रत चाहते हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तरीके से हो चुका है, तो अब मुझे दावत-ए-सुख़न दी गई है कि डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब का तारुफ़ पेश करूँ। मुख़्तसर सा तारुफ़ पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, क्योंकि जिस पाया की शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब, उनका चंद लफ्ज़ों में उनका जो है तारुफ़ पेश करना और उनकी शख्सियत का अहाता करना मुमकिन नहीं है। मैं बताता चलूँ, डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप महकमा सेहत जम्मू व कश्मीर में प्रोफ़ेसर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कम्युनिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं। आपका शुमार जम्मू व कश्मीर के मशहूर व मारूफ और शोहरत याफ्ता डॉक्टरों में होता है। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब MBBS, MD सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, PGD HM, PG डिप्लोमा इन बायोएथिक्स माइक्रो लेवल्स समेत बारी बरकम तालीमी असनाद रखते हैं। आप एक रिसर्च गाइड भी हैं और आपकी ज़ेरे निगरानी 11 MD SPM 3 PhD और ISMRO और 2 STS डिग्रियां हो चुकी हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब की चेयरमैनशिप में सैकड़ों की तादाद में वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स और वेबिनार मुनक्कद हो चुके हैं। आपके मेडिकल फील्ड से मुतल्लिक 115 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में शाया हुए हैं और एकेडमिक एडिटर PLOS 1 और एडिटर इन चीफ JIMPH, एडिटोरियल टीम मेंबर इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर सलीम खान साहब मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक गहरी तहकीक रखते हैं। आप मेडिकल फील्ड की इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज यानी तंजीमों के मेंबर भी हैं। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि मेडिकल के फील्ड में डॉक्टर सलीम खान साहब की शानदार खिदमात तारीख में सुनहरी हरूब में दर्ज करने के काबिल हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने समाज को सेहत से मुतल्लिक जुड़े मसाइल, बीमारियों का अजाला करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है और दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है कर आप अपना नुमायां रोल अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और मज़ीद हिम्मत दे, आमीन। जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने बहुत मुख्तसरन आप कह लें कि एक दरिया को कुज़े में बंद करने की बात, एक समंदर को कुज़े में बंद करने की बात की। बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुश्ताक साहब से गुज़ारिश करूँगी कि वो भी डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब का तारुफ़ पेश करें और उसके बाद हम मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाएँगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक भी उड़ी से है और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब का मुख्तसर तारुफ़ पेश करने की मुझे दावत दी, आपने हुक्म किया। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब का ताल्लुक वादी कश्मीर के उड़ी इलाका से है। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब वेटरनरी ऑफिसर हैं और इन दिनों मवेशियों में बड़े पैमाने पर फैल रही लिम्फी स्किन डिजीज और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। आपने जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हेल्थ ऑफिसर और वेटरनरी ऑफिसर के साथ साथ कोविड के दौरान जम्मू शहर में नोडल ऑफिसर, कोविड सेंटर्स एंड रेड जोन्स फॉर सैनिटाइजेशन एंड सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर भी खिदमत अंजाम दिए हैं और आप इस वक्त VAS अर्निया और एक्सपर्ट व रिसोर्स पर्सन इम्पोर्ट जम्मू के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र साहब ने कम्युनिटी अवेयरनेस यानी समाजी बेदारी को आम करने के लिए सरपंचों, पंचों, कारपोरेट्स, मेयर्स, काउंसलर्स, टीचर्स, ZDOs, CEOs वगैरह के साथ साथ मजहबी मकामात, मार्केट एसोसिएशनों और मॉर्निंग वॉकर्स
समेत समाज के हर तबके के लोगों को दर्जनों लेक्चर्स दिए हैं। आप जानवरों की बीमारियों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक गहरी वाकफियत रखते हैं। आप इस सिलसिले में मुतअद्दिद लोकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर मौज़ूआत पर इंटरव्यूज दे चुके हैं। मजमूई तौर पर आप एक काबिल ऑफिसर हैं, एक हमदर्द व नेक दिल इंसान हैं और लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपसे खिदमत खल्क का मजीद काम ले। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। और इसके बाद मैं अपने सामीन की तरफ आते हुए इनको बताना चाहूँगी, अपने सामीन को बताना चाहूँगी कि गुफ्तगू अशनीज़ के दौरान अगर हमारे सामीन का कोई सवाल हो तो वो भी हैंड रेज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करके हमारे स्पीकर पैनल में आ सकते हैं और हमारे सामीन अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम से भी हमारे सामीन व नाज़रीन मुस्तफ़ीद होंगे और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अपने मेहमान हस्तियों को भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हुए अब मैं अपने साथी मॉडरेटर मुश्ताक खालिद चौधरी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो प्रोग्राम की बाकायदा नज़ामत की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए माइक संभालें। जी मुश्ताक साहब। जी, बहुत शुक्रिया नसीम आपी। जैसा कि आगाज़ हो चुका है और तारुफ भी पेश किया जा चुका है और सामीन अब वक़्त आ चुका है कि मेहमान शख्सियत से सवालात का सेशन जो है वो शुरू किया जाए और मैं सबसे पहले तारिक अबरार साहब से दरख्वास्त करूँगा जो इस चैनल के बानी हैं, मारूफ़ सहाफ़ी हैं, कि वो अपना पहला सवाल दोनों मेहमान शख्सियत से रखें। जी, तारिक साहब। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलीम खान साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ। सर हमने इन दिनों देखा है कि एक बीमारी बच्चों में आम तौर पर देखी जा रही है कि उनके हाथों में, पाँव और मुँह वगैरह पर जो है छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं और ये बाज़ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये शायद बच्चों को ज़्यादा जो है माएँ अपना दूध पिलाने के साथ-साथ गाय का दूध भी देती हैं। तो आप हमें बताएँ कि ये क्या बीमारी है या क्या है? इसमें हमारी रहनुमाई करें कि इसकी क्या वजूहात हैं और इनको बच्चों को इनसे कैसे बचाया जा सकता है? जी सर, आपका इस्तकबाल है। आप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, डॉक्टर सलीम खान साहब। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? अ शायद दिक्कत है इसलिए मैं डॉक्टर सलीम खान से गुज़ारिश कर रहा हूँ लेकिन अगर डॉक्टर साहब जब बात है तो उससे पहले डॉक्टर ज़फ़र साहब की तरफ आना चाहूँ क्योंकि जो है नेटवर्क प्रॉब्लम मैं डॉक्टर ज़फ़र आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इन दिनों डेयरी एनिमल्स ख़ास तौर पर गाय वग़ैरह में लंपी नाम की एक बीमारी फैली हुई है। आप हमें इस बीमारी के बारे में बताएँ कि ये क्या है और इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इसकी रोकथाम और इलाज कैसे हो सकता है और कैसे हो रहा है? जी, अस्सलाम जी, वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज़ आ रही है जी, ना जी, सब? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। हाँ, पहले तो मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपके चैनल का जो जिससे मेरा आवाज़ जो है, सारे जितने भी सुनने वाले मेरे साथी हैं, उन तक पहुँचे और ये जो सवाल किया आपने लंपी स्किन डिज़ीज़ जो इस वक़्त जानवरों में है, जानवरों में भी ख़ासकर जैसे का कैटल्स में, काउज़ एंड बफ़ेलोज़ में। बफ़ेलोज़ में तो बहुत कम दिखने को मिली है, कोई 1-2 केस ही कहीं नज़र आए, तो बाकी वो भी बाहरी इधर तो नहीं दिखने को मिले। कैटल्स में इस वक़्त कैटल्स में मतलब काउज़ में ज़्यादा दिखने को मिली है। तो ये बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है और ये वायरल डिज़ीज़ जैसे देखिए डिज़ीज़ जो है 2-3 किस्म के हिसाब से होती हैं। जैसे वायरल डिज़ीज़ होती है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती है और फंगल डिज़ीज़ होती है। तो ये अलग-अलग हिसाब से जैसे कोई बैक्टीरियल डिज़ीज़ है तो किसी
पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से उसके साथ जो है वो डिजीज जो है डेवलप हो जाती है। इसी तरह से वायरल डिजीज जो है, ये जैसे अभी आपको मालूम ही होगा कि कोविड का अभी हाल ही में जो ह्यूमंस में हुआ था कोरोना का, तो कोविड के हिसाब से मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। तो कोविड का जैसे हुआ था, तो उसमें कोरोना वायरस कोविड-19 का जैसे दौर चला था, तो फिर उसमें ह्यूमंस के बीच में ये बीमारी थी। इसी तरह से जो ये वायरल बीमारी है, ये कई साल पहले जो है साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी। फिर उसके बाद ये कुछ हाल ही में वक़्त पहले ही पाकिस्तान में देखी गई, वहाँ के जानवरों में। और फिर उसके बाद जो है ये बॉर्डर बेल्ट लगा के चलो, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, तो गुजरात है, तो ये जो बेल्ट उधर साइड से लगते हैं, तो वहां दिखने को मिली। और फिर उसी तरह से पंजाब के साथ साथ अब जो जम्मू में बॉर्डर बेल्ट आता है, जैसे बिश्ना है, अरनिया है, आरसपुरा है, या फिर अखनूर का बेल्ट, जोड़ियां वगैरह इस एरिया में दिखने को मिली। और धीरे धीरे फिर इसने काफी अपना जो है पकड़ कर ली, कई जम्मू के अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आ गई और कश्मीर में भी दिखने को मिल गई। तो ये बेसिकली होती क्या है कि वायरल डिजीज है, ये एक तो इसके दो ही रूट हैं जो आपस में जिसकी वजह से ज्यादा फैलती है। नंबर एक ये है कि कोई भी जानवर जो है, कांटेक्ट जिसको ये बीमारी होती है, उसी के साथ कांटेक्ट में जो दूसरा जानवर आता है, तो वो कांटेक्ट के थ्रू से दूसरे में चली जाती है। ऐसे कांटेक्ट का एक रास्ता इसका जो बनता है। और दूसरा जो इसका जरिया है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। जैसे आप ये जो आजकल आप जानवरों में देख रहे होंगे, मक्खी, मच्छर, चिचड़ी वगैरह, फ्लीज, जो कुछ भी है, ये ही जो है ट्रांसमिशन ज्यादा इसकी करती है। तो ये क्या होता है कि अगर एक जानवर पे अगर कोई भी मक्खी, मच्छर वगैरह बैठा हुआ है, तो वहां काट रहा है या जैसे भी है, फिर उसके बाद वो दूसरे जानवर पे चला जाता है, ऐसे तीसरे पे चला जाता है। तो इस तरह से जो है इसका फैलाव बड़ी तेजी से हो गया। तो बहरहाल इसके ऊपर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या है कि डेथ रेट जो है बहुत कम है। हाँ, डेथ उन्हीं जानवर में ज्यादा कहीं दिखने को मिली है कि अगर उस जानवर में कहीं और कोई बीमारी है, और फिर वो बीमारी जो है जब उसके साथ ये भी जुड़ जाती है, तो उस जानवर का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इस बीमारी की वजह से कम होना शुरू हो जाता है, और उसको वो दूसरी बीमारी भी जोर कर जाती है जो उसमें ऑलरेडी पनप रही हो, तो फिर उसकी वजह से भी डेथ रेट हो जाती है। तो अब आपने साथ में इसमें एक मेरे से सवाल किया था, बड़ा अच्छा, कि कैसे लोगों को पता लगे कि ये क्या सिम्टम है इस बीमारी के। तो इसके मेन सिम्टम्स जो हैं, मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से मैं तमाम अपने सुनने वालों साथियों को ये बताऊं कि जब भी आप अपने जानवर के पास जाएं, तो चाहे सुबह जाएं, दिन को जाएं, शाम को जाएं, अगर पहले नहीं जाते हैं, आप ज्यादा ज्यादा बार उनके पास जाएं, देखें। तो उसमें क्या होता है कि अगर नाक से पानी आ रहा है, या आंखों से पानी आ रहा है, या मुंह से लाले टपक रहे हैं, मुंह से पानी आना शुरू हो गया, तो समझ लो कि आपके जानवर में ये बीमारी की दस्तक शुरू हो गई। और साथ में अगर फिर साथ में उसका कान पकड़ के देखो, जैसे हम अपने बच्चे का अगर बीमार है, कुछ है, तो हम माथा पकड़ के देखते हैं, तो अगर उसको फीवर लगता है तो एकदम से हम अलर्ट हो जाते हैं कि भाई आप टेम्परेचर देखो, ऐसे देखो, जो कुछ भी है, पट्टियां रखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से आप जानवर के ऊपर हाथ रख के देखोगे, तो उसका कान पकड़ के देखोगे, तो आपको फौरन लग जाएगा कि बहुत शरीर गर्म है, तो इसका मतलब इसको टेम्परेचर हो गया। अब इस वायरल बीमारी में टेम्परेचर का होना बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, जैसे 104, 105, 106, इस तरह से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो फिर जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो इसका मेन क्या रहता है कि जब जानवर में टेम्परेचर हो या फिर ह्यूमंस में कहीं पे भी हो, तो वो खाना पीना छोड़ देता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है जानवरों में, तो वो अपना चारा और पानी वगैरह छोड़ देते हैं। तो जब आप चारा वगैरह भी छोड़ देगा, पानी पीना छोड़ देगा, तो उसका इम्यून सिस्टम और वीक होना शुरू हो जाता है। और इसका एक और सिम्टम्स, पूरी बॉडी जो है जानवर की, जिस्म के ऊपर, कैटल्स के ऊपर, काउज के ऊपर, क्या होता है कि वो एक नड्यूल जैसे सारे जिस्म पे आना शुरू हो जाते हैं, जैसे दाने दाने जैसे निकल आते हैं।
जिसको द्रमड़ जैसे कहेंगे, या मतलब छोटे छोटे दाने ऐसे हो जाएंगे कि वो बड़े सख्त किस्म के होंगे। आप उनको अगर पकड़ के देखेंगे तो उससे जानवर पेन फील करता है। जब आप उस नोड्यूल्स को पकड़ेंगे, दबाएंगे उस द्रमट को या जैसे भी है, तो वो पेन फील महसूस करता है। और फिर वही नोड्यूल्स जो होते हैं बाद में क्या है कि वो पकना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर पस आ जाती है, या फिर ब्लडी वो हो जाता है। तो फिर ये एक अलग से और सिम्टम इसका आ जाता है। जब फिर भी और इसका आगे सिम्टम बढ़ता है कि उसका दोनों आगे की दोनों टांगों में ब्रिस्क्रेड रीजन्स यानी कि गले के नीचे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग क्या हो जाती है, उसमें पानी सा भर जाता है। फिर वही स्वेलिंग जो है पानी की शक्ल बदल के वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाती है। तो पस फॉर्मेशन हो जाती है। अगर एक हम हल्का सा भी प्रिक करेंगे आप, तो पस ही पस निकलना शुरू हो जाती है। तो पस फॉर्मेशन हो जाती है और धीरे धीरे उसकी टांगों में जो है स्वेलिंग आ जाती है। वही जो है एडिमा जो है टांगों तक भी चला जाता है और उसके पैरों तक भी चला जाता है। तो टांगों में भी पस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पानी बहना शुरू हो जाता है, वो शरीर टांगे जो है वो फटना शुरू हो जाएंगी, ब्लड आना कहीं शुरू हो जाएगा, और उसके खुर जो है, पैर जो है, वहां पे भी सोजिश आ जाएगी और जानवर का चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको पकड़ के चलाएंगे तो जानवर चल नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से वो चलता है। तो ऐसे ही फिर उसके बाद क्या है कि उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। सांस जो है वो बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो जाता है और उसमें सांस लेने की इतनी तकलीफ हो जाती है कि फिर वो एक ऐसी स्टेज बन जाती है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सांस की तकलीफ ज्यादा हो जाती है। तो अब इसमें हम इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जानवर का जो ही अगर सुबह उठ के देखें या शाम को जब भी देखें जानवर को, अगर उसके मुंह से खाली लाले टपके या आंखों से पानी आए या नाक से पानी आए, उसी वक्त उस जानवर को आप दूसरे जानवरों से अलग करें। ताकि क्या होता है कि अगर वो कट्ठे हैं तो उसमें एक ये चीज होती है कि उसका चारा कट्ठे है, पानी अगर कट्ठे पी रहा है, तो वो वायरस मुंह से जो लाले टपक रहे हैं या कुछ उसमें वायरस है, तो वो वायरस जो है शिफ्ट हो जाता है। तो फिर वो दूसरे में इमीडिएटली आपका दूसरा जानवर जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा, या फिर उसका डिस्टेंस नहीं है आपस में, तो तब भी ये वायरस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप एक जो है मेन वो दूरी बना के रखिए। जैसे कोविड-19 में भी जब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, तो उस दौरान में भी हम कहते थे कि 2 गज की कम से कम दूरी बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, हाथ ना मिलाइए, कांटेक्ट में एक दूसरे के ना आइए, बगैर जरूरत के घरों से बाहर ना निकलिए। तो यहाँ पे भी वही एक रास्ता है कि जानवर से, उस जानवर से जो उसको गैप दे दो, दूर रख दो और उसके कांटेक्ट में एक दूसरे के मत आने दो, और दूरी बना के रखोगे तो उसको सेपरेट कर दोगे। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से यहाँ पे ये भी बता दूं कि जब हमने अवेयरनेस देनी शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं कहता हूं कि इसको बहुत जल्द ही इस बीमारी को खत्म होने को है, हो जाएगी, क्योंकि अब तो इसका वैक्सीनेशन भी हमारे पास आ चुका है और पूरे जम्मू ही के डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू में ही या आगे डिस्ट्रिक्ट्स में ही नहीं, काफी पूरे जेएंडके में ही हम जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दी हुई है इसकी। मगर वैक्सीनेशन उन्हीं को कर रहे हैं जो इसके बीच में मुलविस ना हो, क्योंकि वैक्सीन लाइव है और लाइव वैक्सीन जो है अगर जो जानवर इसमें मुलविस हो चुका है तो उसको ये नामुमकिन है कि हम उसको लगाएं। तो ऐसे में यहाँ कहूँ कि हमारे माननीय गवर्नर साहब और हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा संज्ञान लिया है। उन्होंने एकदम से हमारे डायरेक्टर साहब को हम आदेश दे दिए, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं या तहसील लेवल्स के ऑफिसर्स हैं, सबको आदेश दे दिए हुए कि सब इस वक्त कोई छुट्टी, कोई डॉक्टर्स कहीं पे भी है, कोई छुट्टी नहीं होगी, ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, लोगों के बीच में रहो, जहां कहीं से भी खबर मिलती है इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट करो। और एक टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी कर दिया उन्होंने, 1962 जो है एक टोल फ्री नंबर है कि अगर कहीं पे भी किसी के एरिया में भी फार्मर्स जो भी अगर सुन रहे होंगे तो वो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो इमीडिएटली उनको अपने उनके एरिया के कंसर्निंग वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का नंबर भी मिल जाएगा, और एज वेल एज क्या होगा कि इसको भी नंबर मिल जाएगा और उसको भी इतला दी जाएगी इनका नंबर लेके कि इस एरिया में ये जानवर जो है इस बीमारी से जुलझ रहा है।
तो ताकि फौरन उसके ऊपर प्रॉपरली कोई सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हो जाए। देखिए, इसका कोई खास ट्रीटमेंट जो है, वायरल डिजीज है तो इस तरह से एज सच इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अब इसका वैक्सीन ही है और वो वैक्सीन आ चुका है। लेकिन वो वैक्सीन उन्हीं जानवर को अभी लगेगा जो बिल्कुल इससे दूर थे, जो बिल्कुल सही हैं। तो वो कंडी एरिया जो है हमारा, जिस एरिया में अभी ये बीमारी दिखने को नहीं मिल रही है, उधर के लिए ही ये कर दिया है। और हमारे इसमें हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने एक क्लियर कट एक अच्छी तरह से ऑर्डर्स कर दिए हुए हैं कि दोनों यूनिवर्सिटी, सुकास्ट जम्मू और सुकास्ट कश्मीर, वहां के हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब भी इसमें बड़े सीरियसली हैं और उन्होंने भी आदेश आगे कर दिया कि जितने भी इंटर्नशिप्स के इस वक्त जो इंटर्नशिप्स वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का जो बीवीएससी कर रहे हैं बच्चे, और वो भी जो भी इंटर्नशिप्स के बच्चे हैं, इवन वो बच्चे भी अगर फील्ड में कहीं स्टाफ कम है, उनको भी इधर जहां जहां स्टाफ कम है उनको लगा दिया है, ताकि इस काम में जुड़ जाएं, फार्मर्स की ग्राउंड लेवल तक मदद करें, बेजुबान जानवरों को सेव करने की कोशिश करें। तो जी इसके साथ उन्होंने एक और कमेटी भी तश्कील की हुई है, सर जिसमें जी सर हम हमारे और भी सवालात हैं, इंशाल्लाह दोबारा आपसे इस सिलसिले में करेंगे बात। आपकी जी इजाज़त से मैं दूसरा एक अहम सवाल जो है डॉक्टर सलीम साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इन दिनों डॉक्टर ज़फ़र साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी बड़ी तफ़सील से बताया कि क्या-क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या-क्या इनके सिम्पटम्स हैं। तो इसके बाद मैं डॉक्टर सलीम साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि एक मेरा सवाल है जो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, उस वक़्त नेटवर्क का इश्यू था। सर आप हमें बताएँ कि जो बच्चों में छोटे दाने निकल रहे हैं बच्चों के पाँव पर, मुँह पर या इस तरह के और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि गाय के दूध की वज़ह से बच्चों को दाने हो रहे हैं। तो ये कोई बीमारी है या क्या इसका है? आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह की परेशानी बच्चों में आ रही है पिछले दिनों से हम देख रहे हैं। तो ये कोई बीमारी है पार्टिकुलर या कुछ अ, हर मौसम इस मौसम का इफ़ेक्ट है? सर आप तफ़सील से बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही जी, है? जी सर बिल्कुल आ रही है। पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी इस प्रोग्राम में। मेरी किस्मती है कि आपने मुझे दावत दी, और लास्ट लास्ट वीक भी हमने कोशिश की थी, आप बट तब एक कुछ प्रोग्राम में रुकावट आ गई। तो जो आपका सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि दाने हो रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, सो ये कई सालों से बीमारियां हम बच्चों में देख रहे हैं। इस साल भी ये शुरू हुई। गालिबन जो पूरे मुल्क में अगर हम नजर डालें तो केरला एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे डिजीज सर्वेलेंस बहुत ही मुतहरिक तरीके पे देखा जा गई। तो वहां पे भी उन्होंने देखा कि बच्चों में दाने आ रहे हैं। तो इस डिजीज को एक नाम दिया जाता है जिसे हैंड फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है, जहां हाथों में, पाँव में और मुंह में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। ये यूजुअली छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। गालिबन जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हीं में देखा जाता है, और उसके बाद भी कभी कभी 10 साल तक के बच्चों में जिनमें पहले ये इन्फेक्शन नहीं लग चुका हो, तो उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। सो ये शुरुआत में ऐसे ही होता है कि जब भी किसी शख्स को, खासतौर पे बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे के साथ ताल्लुक हो जाए जिसमें ये इन्फेक्शन लगा हो और उसमें ये दाने निकल आए, उसके मुंह में आ जाएं या पाँव में आ जाएं या हाथ में आ जाएं, तो अगर उसका उसके साथ कोई राब्ता रहा, डायरेक्ट कांटेक्ट रहा, टच में रहा, तो ये बीमारी उसमें आ सकती है। ये एक वायरस की वजह से बीमारी होती है। ये वायरस यूजुअली आंतों में इंटेस्टाइन्स में होती है, जिसकी वजह से जो फुसला हमारा होता है वहां से ये निकल आता है, या कभी कभी छींकने खांसने से भी ये भी बीमारी हो सकती है, और डायरेक्ट कांटेक्ट से भी बीमारी दूसरों तक लग सकती है। तो जो हमारी मुंह से लाल टपकती है उसमें भी आ सकती है। जो दाने निकल आते हैं, अगर उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है तो उसको टच करने से दूसरे अशखास तक भी बीमारी आ सकती है। सो इन्फेक्शन होने के बाद ये बीमारी कम से कम 1 से 3 दिन लग जाते हैं इस बीमारी को, जब सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी किसी शख्स, बच्चे में ये बीमारी लग जाती है, तो सिम्टम
यूजुअली 3 से 6 दिन लग जाते हैं अंदर बॉडी के। जब जरासीम दाखिल होता है तो उस इमीडिएटली सिम्टम आना शुरू नहीं हो जाते हैं, अलामत आने शुरू नहीं हो जाते हैं। सो कम से कम 3 से 6 दिन लग जाते हैं जब ये अलामत शुरू हो जाती हैं आने में। तो इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो उस दौरान बच्चे में यूजुअली पहला सिम्टम जो आ जाता है तो उसमें बुखार आना शुरू हो जाता है और साथ में उसमें गला खराब हो जाता है। सो ये पहले सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चों में, जो 1 या 2 दिन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों में ये रैश आना, दाने आना शुरू हो जाते हैं, जो एक फ्लैट से हो जाते हैं। तो देखा गया कि कुछ टाइम कि ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से केरला में कुछ रिपोर्ट हुआ कि इसको टोमेटो फीवर उन्होंने नाम दिया। टोमेटो फीवर और हैंड एंड माउथ डिजीज एक ही बीमारी है। गो कि कुछ लिटरेचर ने कहा कि अलग बीमारी है, बट तहकीक में पता चला कि ये एक ही बीमारी है। तो लोगों में खदशात हो गए कि अखबार में रिसेंटली आ गया कि टोमेटो फीवर आ गया बच्चों में। तो ये वही बीमारी है जो पहले भी हुआ करती थी, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, जो एक वायरल बीमारी है, जिसमें शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि फीवर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चों में जो भूख लगती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, गला खराब हो जाता है, सिर में दर्द रहता है, जिसकी वजह से उनमें इरिटेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, वो बीमार से फील हो जाते हैं। उसके बाद जो ये दाने निकलने आते हैं काफी पेनफुल होते हैं, उनमें काफी दर्द रहता है। अगर मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो खाना पीना कम कर लेते हैं, रोना उनमें ज्यादा आ जाता है, उनके मुंह से लाल टपकनी शुरू हो जाती है। और उनके हाथ, जहाँ पाम जिसको हम कहते हैं, उस एरिया में और फीट में सोल्स जो होते हैं उनमें ये दाने शुरू हो जाते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये कुछ हफ्ता भर के लिए ये चीज़ें रहती हैं और उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो इसके लिए कोई इश्यू नहीं है कि इसमें कोई सीरियसनेस नहीं देखी गई है। बट क्योंकि बच्चों में है तो माँ-बाप में तशवीश हो जाती है कि कहीं और बीमारी ना फैले। बट यूजुअली अगर ये बच्चे को है तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। बुखार है तो पैरासिटामॉल देने की ज़रूरत है, या अगर उनमें और कोई प्रॉब्लम है, दांत मुंह में छाले पड़ गए तो मुंह में वो ऑइंटमेंट लगा देते हैं डॉक्टर के मशवरे के बाद। और कुछ लोजेंजेस या सिरप दिया जाता है ताकि जो सिम्टम उनमें है उसमें थोड़े रिलीफ आ जाए। और गालिबन हफ्ता 10 दिन के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सो ये कुछ बीमारी ऐसी है जिसे हम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कहते हैं। इसमें खुद ब खुद हफ्ता 10 दिन के बाद ये बीमारी ठीक हो जाती है। ये एक वायरल डिजीज है। जैसे अभी आपने कहा कि शायद गाय के दूध पीने से ये बीमारी, तो ये नहीं देखा गया कि ये उस वजह से हो रही है, बल्कि ये इंसानों से ही इंसानों में बीमारी फैल जाती है। और इसमें जो एहतियाती तदाबीर ये है कि ऐसे बच्चे को अलग थलग रखा जाए। उसको हैंडलिंग में जो हम कोविड के टाइम में जो हमने देखा पिछले 2-2.5 सालों से कि हैंड वॉशिंग का बहुत बड़ा रोल है। और ये हिफ्ज़ान सेहत में बहुत अच्छा अमल है कि हम हर बार हाथ अपना साफ रखें। किसी भी गंदी चीज़ के साथ जब हाथ लगे तो अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं। तो ऐसे बच्चों के साथ भी जिनमें इन्फेक्शन लगा हो, तो अब हम अपना हाथ अच्छी तरह से धोएं, बच्चों का भी हाथ उनको साफ रखें, टिश्यू से साफ करें या पानी से धो लें। तो देखें कि वो अपना हाथ आंखों की तरफ ना लें, मुंह की तरफ ना लें। और जिन बच्चों में ये भी अलामात हैं उनको अलग रखें, उनको स्कूल ना जाने दें ताकि बाकी बच्चों में ये बीमारी ना हो। सो अगर ये कुछ एहतियाती तदाबीर हम लें तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को और ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं। और ये बीमारी उतनी ज़्यादा सख्त नहीं है जैसे कि बच्चों में बाकी बीमारियां होती हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, हाँ हाँ, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि माँ बाप में तशवीश हो जाती है जब बच्चों में ऐसी अलामत आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चों के मुंह में छाले आ जाते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, बुखार हो जाता है और उनकी भूख कम हो जाती है। बट थोड़ी एहतियाती तदाबीर लेके हम बच्चों को अच्छी तरह से फीड कर सकते हैं, नरम ग़िज़ा दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं। कुछ जो खट्टा या तीखी चीज़ें हों उनको वो ना दें, क्योंकि उनमें और इरिटेशन हो जाती है। सो नरम ग़िज़ा उनको दें, जूस के फ़ॉर्म में दें, या कभी कुछ ठंडा-सा उनके मुँह में रख दें अगर बच्चे वो ले पाएँ। ठंडी शरबत या कुछ ऐसे ड्रिंक्स उनको दें। खट्टा या मसालेदार चीज़ें उनको ना दें, अवॉइड करें। ये सब चीज़ें लेके हफ़्ता 10 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। अब मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब से कि सर आप हमें बताएँ कि जानवरों में कौन-कौन सी बीमारियाँ आम तौर पर होती हैं और डेयरी एनिमल्स जो हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए क्या-क्या इक़दामात जो हैं वो लेने की ज़रूरत होगी? जी, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब।
जी, जी, जी। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब ये है कि बीमारियाँ तो बहुत होती हैं, बहुत किस्म की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे जो मेन जो मैं आपको बताऊँ जिसमें जिसका बहुत ज़्यादा फार्मर्स को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि फुट एंड माउथ जो है इसमें ह्यूमन्स में बच्चों छोटों में जो आई है, इसी तरह से एक बीमारी होती है फुट एंड माउथ डिज़ीज़ जो होती है, एफएमडी। तो ये एफएमडी बीमारी है, ये जानवरों में भी पाई जाती है। इसमें उनके मुँह में भी छाले हो जाते हैं और वो छाले जो हैं वो पक जाते हैं और जानवर कुछ नहीं खाता इसमें। दूसरा उसके पैर में सूजन हो जाती है और छाले पड़ जाते हैं, तो वो चलने में भी दिक्कत हो जाती है। एब्रप्टली जो है दूध कम हो जाता है, तो ये भी एक वायरल प्रॉब्लम बीमारी आ जाती है। इसमें वैक्सीन करते हैं हर 6 महीने के बाद या साल में, तो इसमें वैक्सीन एफएमडी वैक्सीन होती है। तो हमारी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। तो मैं आपके माध्यम से यही बता दूंगा कि जब भी आपको लगे तो वो मुख और बीमारी के जो इंजेक्शन लगाते हैं आपके डॉक्टर्स जो वहां पे आपके एरिया में लगाते हैं, वो जरूर लगवाइए, क्योंकि वो उससे ये है कि उसका इम्यून सिस्टम जो उसके मुताबिक जो है वो सही रहता है। और वो बीमारी क्या है कि जब जिस जानवर को आ जाए तो फिर उसी से कांटेक्ट के जरिए से फिर और जानवरों में भी आ जाती है, वो भी फैलना शुरू कर जाती है। और फिर जो है उसमें जानवरों की मोर्टेलिटी रेट तो होती तो बहुत कम है, लेकिन वही मैं कहूँगा कि कई जानवर जो हैं अपनी जान भी गँवा बैठते हैं। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि थोड़ा-सा मैनेजमेंट की बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ती है। आपको जो अपना शेड जो है, जहाँ पे आपने जानवर रखे हैं, वो बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए। जब भी आप डेयरीज़ का मेन बड़ा इश्यू यही रहता है कि जिस भी डेयरी फार्मर्स ने मैनेजमेंट अच्छी की तो वो प्रोडक्शन अच्छी ले सकता है, वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, वो दूध की प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। यानी कि सबसे बड़ा मेन रोल यही रहता है कि अगर आपने आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ के भी है वह साफ सफाई अच्छी रखें और उसको वेंटिलेटेड शेड रखें। आप फैन जो है या कोई एग्जॉस्ट फैन ऐसी चीजों का प्रोविजन अच्छी तरह से रखें और साफ सफाई में गोबर का जो है वो बड़ा ध्यान रखें कि वहां ही ना पड़ा रहे, जानवर के नीचे ही ना रहे, क्योंकि अगर जानवर के नीचे ही पड़ा रहता है तो जो दुधारू जानवर होगा दूध देने वाला, अच्छा प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन देने वाला, तो क्या होता है कि गोबर में भी कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसा होता है जो उसके जब हम दूध निकालते हैं तो दूध के उस वक्त जो होते हैं शुक्राणु जो है तो वो थोड़ा खुला ही होता है और उसके जरिए से भी वो पासान हो जाता है। तो दूसरी बीमारी एक और डेवलप हो जाती है जो मेन जो इस वक्त जानवरों में दिखने को मिलती है, वो दूसरी हम उसको कहते हैं चंद्री की बीमारी। चंद्री की जैसे हम अपने हिसाब से कहते हैं मेस्टाइटिस। चूंकि मैंने दो बीमार आपके साथ जैसे दोनों तो वायरल अभी तक बीमारियां जिक्र की, तो अभी आपके साथ ये जो है ये बैक्टीरियल बीमारी है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाता है उसके दूध में, जानवर के और उसके अडर में टीट्स में, तो अंदर ऐसा हो जाता है। तो ये स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज जो होते हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर बेशर हम कहते हैं कि मेरी गाय का तो या भैंस का एक थन ही मारा गया है, उसमें बड़े सख्त सख्त छिछरे आते हैं, ब्लड आता है, तो ये चीजें होती हैं। फिर परलू जो होता है उसका पूरा वही सख्त हो गया है, अब वो कैसे करें उसका। तो ये अगर ऐसा कहीं पे भी आपको मिलता है कि हल्का सा भी अगर आपके दूध में कहीं ब्लड का टिंच आना शुरू हुआ या फिर उसमें हल्का भी कलरेशन में कहीं चेंज आ रही है या कहीं उसमें हल्का सा भी छिछ रहा है, तो फौरी तौर पे अपने कंसर्निंग वहां के जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ लिंक करें। डॉक्टर साहब की निगरानी में जो ट्रीटमेंट बताएंगे उसी तरह से वो ट्रीटमेंट करवाएं और उसमें जो अपना देसी टोटकों पे ज्यादा ना जाएं। देसी टोटके कई बार क्या है कि जानवर को जानलेवा भी बना कर देते हैं। तो उनकी निगरानी में कोई देसी अगर जो आयुर्वेदिक कोई भी नो डाउट वो भी बड़ी इफेक्टिव निकलती है, तो वहां पे जो भी लेना उनकी निगरानी में करें। तो इसका सबसे ज्यादा है कि ये बीमारी ना नजदीक आने दे, उसका कारण यही है कि आप चंद्री की बीमारी जो फुट एंड ये जो आपकी मेस्टाइटिस है, ये इसको आप जितना मैनेजमेंट कर सकें, जितना साफ सफाई रख सकें, जितना वेंटिलेटेड शेड रख सकें, तो साथ साथ में इसका ये जो चीज है आपको सही इसका फायदा होगा
और तीसरी एक और चीज आती है हमारी एचएस जाती है, गुलकोटू की बीमारी। तो गुलकोटू की बीमारियों में मैं मोटे तौर पे आपके साथ ये बता दूं कि उसमें गला जो है गले के नीचे मैंडिबल रीजन के नीचे जो है वहां स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और स्वेलिंग जो इतनी काफी हद तक वो बढ़ी जाती है। ब्रिस्केट रीजन में भी स्वेलिंग हो जाती है, जानवर को सांस लेने की तकलीफ हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक वायरल है। इसमें ब्लैक वाटर जो है, आप इसमें बीक्यो इसको कहते हैं, और वो अलग से एक एचएस कहते हैं इसको, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया इसका ये लक्ष्य आ जाते हैं, तो इसका भी वैक्सीन आता है। तो आप एचएस हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की वैक्सीनेशन पहले ही करवा लें, वो भी डिपार्टमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। इसी तरह से कई और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिनमें ये कहूं कि भाई माल न्यूट्रिशन कहीं जो है डाइट के हिसाब से भी आप कहें कि बैलेंस डाइट ना देने से भी कई किस्म की जो है प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाती हैं। उसमें मैं ये कहूंगा कि आपका जानवर का जो खान पीन जो है रहन सहन के साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने जानवर का ये देखना है कि हमने इसको ग्रीन कितना देना है, सूखा देना है तो अगर भूसा देना है, सूखा देना है तो वो कितना देना है, या उसको मिक्स करके कितना देना है। और फिर उसके साथ साथ अगर आप दूध ले रहे हैं तो हम आजकल फीड जैसे देते हैं, तो हम जैसे अपने तौर पे कहते हैं कि 2 किलो तो मेंटेनेंस राशन होता है। अगर मिल्किंग जानवर है 2 किलो उसको मेंटेनेंस राशन है, तो हम कहते हैं कि 2 किलो मेंटेनेंस राशन देने के बावजूद हमें दूध जो है वो ज्यादा मिले, जबकि वो उसको मुश्किल से बैलेंस डाइट करता है। तो उस 2 किलो के साथ साथ आपको एडिशनल जो है फीड भी देनी पड़ती है। तो सीजन के हिसाब से आपको ये सारा मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए तो मैं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अपने कंसर्निंग डॉक्टर साहब के साथ जरूर ताल्लुक रखें। उससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत सारी चीजों का पता लगेगा, जो आप अपने लेवल पे उस समझ के वो चीजें कर सकोगे। तो कई भी बीमारियां जो हैं वो कोई इससे नजदीक दस्तक नहीं देंगे आपके जानवर को, साफ सुथरा भी रहेगा, और उससे यह है कि आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमिकली ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, आपका जानवर भी सेहत से तंदुरुस्त रहेगा। बहुत शुक्रिया जी सर, आपने बड़े मुफस्सल तरीके से हमें अपने जवाबात से मुस्तफ़ीद फरमाया। और अब अगला सवाल डॉक्टर सलीम खान साहब से रहेगा कि सर आप हमें बताएं कि वो कौन-कौन से जानवर ऐसे हैं जिनके काटने से रेबीज होने का खतरा रहता है, और टीके लगवाने क्यों ज़रूरी होते हैं, और कई लोग जो हैं वो टीके नहीं लगवाते, तो उस सूरत में आप बताएं कि कितने टीके कुल लगवाने चाहिए, और कुछ लोग तो बड़ा महंगा टीका भी लगवाते हैं और कुछ 3-4 लगवाने के बाद छोड़ देते हैं, तो टीकों की कुल तादाद कितनी होनी चाहिए सर? जी डॉक्टर जी सलीम खान। जी, रेबीज जो एक बीमारी है, ये जूनोटिक डिजीज में कहते हैं कि जो जानवरों से इंसानों को लगती है। अगर हम नजर डालें जो भी इंसानों में आजकल की जो बीमारियां लगी हैं, 60% से ज्यादा बीमारियां जानवरों से ही इंसान को लगती है, जिनमें से एक रेबीज है, जो सब एक ऐसी बीमारी है जिसे लग जाए तो आप समझ लीजिए 100% उसकी वजह से डेथ हो सकती है, बट एक ऐसी बीमारी है जो 100% प्रिवेंटेबल है, जो हम खुद बता सकते हैं। तो जब भी किसी शख्स का किसी जानवर के साथ राब्ता हो, तो कुछ चीजें हो सकती हैं, या तो उसके साथ वो टच करे, या उसके साथ कुछ खरोच लगे, या कुछ जख्म लगे और खून आ जाए। आलमी सेहत इदारे की तरफ से एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम कैटेगरी 1, 2 और 3 कहते हैं। कैटेगरी 1 में है कि आपने किसी जानवर को कुछ खिलाया, बट आपके साथ कोई टच नहीं हुआ, आपके हाथों के साथ आपके हाथ में कोई जख्म नहीं है, तो इसकी वजह से आपके साथ कोई इंटैक्ट नहीं रहा। कैटेगरी 2 में है कि आप किसी जानवर के साथ आपका राब्ता रहा है और उसके पंजे की वजह से या उसके मुंह में जो दांत हैं उसकी वजह से जख्म लगा, लेकिन कोई खून नहीं आया, उसको हम कैटेगरी 2 कहते हैं। उसके बाद अगर ऐसी सूरत हाल हो कि उसके पंजे की वजह से या उसके दांतों की वजह से जख्म आ जाए और खून निकलना शुरू हो जाए, वो एक ही जगह पे हो या बहुत जगहों पे हो, या उसका जो कांटेक्ट हो आपके मुंह के अंदर वाले हिस्से के साथ हो, लिप्स के अंदर हो या मुंह के हो, उस सूरत हाल में उसको हम कैटेगरी 3 कहते हैं। जहाँ कहीं भी जख्म लगे तो पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उस जख्म को कम से कम 10 से 15 मिनट साबुन से या डिटर्जेंट से
अच्छी तरह धो ले 10 से 15 मिनट, क्योंकि यह एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है जो एनएरोबिक कंडीशंस में रहती है। इसके लिए जरूरी है कि हम उस जख्म को खुला रखें। अगर वो जख्म है, हम उस जख्म को कभी भी बैंडेजिंग ना करें। ये बात वाज़ह मैं करना चाहता हूँ कि किसी भी जानवर से काटे हुए, खा कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जंगली जानवर हो, किसी ने भी अगर कभी काटा तो उस जख्म को कभी भी ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए और ना कभी उस पे टांके लगाने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। टांके तब भी लगे जब हम उस पे पहले वैक्सीन लगे। तो मैं वैक्सीनेशन की बात करूं, पहले जैसे मैंने कहा कि हम अच्छी तरह से उस जख्म को साबुन से धो लें, डिटर्जेंट से धो लें। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से अगर कैटेगरी 1 है, जहां मैंने कहा कि सिर्फ टच लगा है और हमारे स्किन में कोई कोई जख्म नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, जहां कहीं जख्म लगा लेकिन हल्का सा जख्म लगा, स्किन थोड़ा उठ गया लेकिन खून नहीं आया, तो कैटेगरी 2 में हम एंटी रेबीज वैक्सीन लगा देते हैं। और जहाँ कहीं भी खून आना शुरू हो तो वहां पे हम एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाते हैं और उसके साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाते हैं। 2 तरह के वैक्सीन तब हम लगाते हैं। सो जो वैक्सीन हम पहले जो मैंने कहा कैटेगरी 2 में लगाते हैं और कैटेगरी 3 में भी लगाते हैं, उनको हम एंटी रेबीज वैक्सीन कहते हैं। इसके तरीके 2 तरीके हम यहाँ पे आजकल इस्तेमाल करते हैं। एक है कि हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, हम गोश्त में देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। तो इसको भी लगाने के जो हम तरीके हैं, यूजुअली जो हम यहाँ पे करते हैं, तो 5 डोज हम दे देते हैं। तो जिस भी दिन कोई शख्स हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए आता है, तो उसको हम डे 0 कहते हैं। उसके बाद उस तीसरे दिन पे हम उसको फिर बुलाते हैं और एक डोज देने के लिए। जैसे आज की तारीख में, आज बुधवार है, तो डे 0 होगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे डे 3 होगा। तो सैटरडे को हम उसका और एक डोज लगाएंगे। फिर 7वें दिन जो अगली बुधवार होगी, उस दिन उसका और एक डोज लगेगा, वो तीसरा डोज होगा। 0, 3, 7, फिर 14, 2 हफ्ते के बाद उस बुधवार को फिर से उसका डोज लगेगा। उसके बाद 2 हफ्ते छोड़ के 28वें दिन उसका और एक डोज लगेगा। तो ये 5 डोज लग जाते हैं, जिसको हम 0, 3, 7, 14 और 28 कहते हैं। तो जो हमारे पास वाइल होगी, वाइल में जो कंटेंट होगा 2 तरह के होते हैं। एक या तो आधा ml होगा या 1 ml होगा। सो वाइल में जितना भी है, 2 डिफरेंट तरह के वैक्सीन आ जाते हैं। सो पूरी वाइल है, अगर वो आधी ml की वाइल है तो उसे पूरा आधा ml ही देना है इंट्रामस्कुलर। अगर 1 ml की वाइल है तो पूरा 1 ml उसको लगा देना है। ये नहीं देखना कि उसमें कितना है, जितना भी उस वाइल में है तो उस हिसाब से उनको वो पूरा देना है। 5 दिन जब वो आ जाएंगे, 0, 3, 7, 14वें दिन और 28वें दिन। उसके बाद जो आजकल हम नई टेक्निक, नई रूट से देते हैं, उसको हम इंट्राडर्मल कहते हैं, कि जो हम स्किन के अंदर दे देते हैं। उसमें हम उसका डोज बहुत कम दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले वाइल में अगर 0.5 ml होगा, आधा ml होगा या 1 ml होगा, यहाँ पर हम 0.1 ml देते हैं। हम 1 ml का 10वां हिस्सा वो हम एक साइड से 0.1 ml दे देते हैं बाजू में, दूसरे बाजू में भी 0.1 ml देते हैं। तो एक दिन में उसको 0.1 ml एक साइड से दूसरे साइड से दे देते हैं। फिर उसके बाद वो तीसरे दिन फिर आ जाते हैं, 7वें दिन आ जाते हैं, और उसके बाद 14वें दिन नहीं बुलाते हैं हम उसको, जैसे हमने इंटरमस्कुलर में बुलाते हैं, बल्कि 28वें दिन बुलाते हैं। तो टोटल उनके 4 चक्कर लग जाते हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए कारआमद रहता है। ये देखा गया है कि इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर दोनों एक जैसे हैं। गालिबन इंट्राडर्मल ज्यादा बेहतर रहता है। इस लिहाज से भी 4 विजिट्स में ही आने पड़ते हैं, वहां 5 विजिट्स आना पड़ता है। और इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो प्रोटेक्शन है, वो कदरे बेहतर है जब हम स्किन के अंदर दे देते हैं। सो ये हो गया है जब हम एंटी रेबीज वैक्सीन दे देते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कैटेगरी 3 में हम ये एंटी रेबीज वैक्सीन के अलावा रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। वो एक अलग तरह की दवाई होती है, जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो वो हम उस जख्म की जगह दे देते हैं जहां लगा हो, जहां कहीं भी खून आया हो, चक मारा हो, दांत लगे हो, पंजा मारा हो, जहां सो उस जख्म पे हम वजन के हिसाब से एक जैसे कोई से 20 किलो का शख्स हो, या तो हम एक यूनिट के हिसाब से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से हम उसको दे देते हैं। एक वाइल हमारे पास आ जाती है 1500 यूनिट की। सो समझ लीजिए एक वाइल उसमें लग जाती है।
37 किलो तक अगर शख्स होगा तो उसके हिसाब से, अगर फिर उससे ज्यादा वजन होगा तो दूसरी वाइल भी खोलनी पड़ती है। ये बचाव करता है कि अगर उसमें जरा सा वायरस दाखिल होगा तो इमीडिएटली ये एंटीबॉडीज जो हम दे देते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये उस पे उसी वक्त कारआमद हो जाती हैं, और जो हम वैक्सीन दे देते हैं उसकी वजह से भी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, तो एक डबल प्रोटेक्शन बन जाती है। सो ये हम हमारे, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, 8 हॉस्पिटल्स हैं। तो SMHS हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एंटी रेबीज क्लिनिक चलता है, जहाँ पर हम ये दोनों चीजें मुफ्त दे देते हैं। सो जो J&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, उनके जरिए से सप्लाईज आ जाती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी मौजूद रहती हैं, GMC जम्मू में भी अवेलेबल है। सो ये दवाइयाँ हम मुफ्त में दे देते हैं, इसमें हम कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, और पूरी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। कभी कभार ये होता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल ना हो या किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हो, तब उनको मार्केट से लाना पड़े, तो ये एंटी रेबीज वैक्सीन जो है तब वो इंट्रामस्कुलर देते हैं, जिसकी कॉस्ट 300-400 रुपये पर डोज पड़ जाती है। और कभी कभार वो इम्यूनोग्लोबुलिन भी लाना पड़ता है, जो 500-600 रुपये में आ जाता है। इसकी भी दो तरह होती हैं, दो अकसाम होती हैं। एक होता है इक्वाइन, दूसरा होता है ह्यूमन। इक्वाइन जो हम यहाँ पे देते हैं, तो इक्वाइन दे देते हैं। ह्यूमन जो होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, वो थोड़ा महंगा होता है, 5-6 हजार में आ जाता है। सो कभी कभार पेशेंट वही प्रेफर करते हैं कि वो लगाएं, बट रूटीनली जो हम यहाँ पे दे देते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन, हम अगर इंट्रामस्कुलर देते हैं 5 डोज देते थे, इंट्राडर्मल देते हैं तो 4 डोज में देते थे, और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हम यहाँ पर इक्वाइन वाला दे देते हैं, जो WHO की तरफ से अप्रूव्ड है। तो वो हम पेशेंट को लगा देते हैं जब वो पहली बार आ जाए, सिर्फ इसी एक टाइम पे वो लगाना पड़ता है। अगर साथ में फिर उनको अगर इन्फेक्शन का एहतमाल हो तो एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। अगर टेटनस उन्होंने पिछले कुछ सालों में नहीं किया हो तो टेटनस टॉक्साइड भी लगा देते हैं। सो इस तरीके से हम एक शख्स को जिसे किसी जानवर ने काटा हो, खासतौर पे हमारे यहाँ लगभग 95 से 95% जो केसेस आते हैं वो कुत्तों के काटे हुए आते हैं। उसके बाद बिल्ली के काटे हुए, बंदर के काटे हुए, कभी भालू के झपट पड़ती है, या बाकी जंगली जानवर हैं उनकी वजह से होती है। हाँ, ये देखा गया है कि अगर किसी को चूहे ने काटा, उस सूरत हाल में हमें ये एंटी रेबीज वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जंगल में कोई भी जानवर आ जाए, जंगली जानवर हो, तो उस सूरत हाल में हमें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना जरूरी है। और अगर कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितना जल्दी इंसान हॉस्पिटल पहुंचे, ये वैक्सीन लगाए, उतना बेहतर है। खासतौर पर अगर ये जख्म चेहरे पे हो, हाथों पे हो, पाँव पे हो, क्योंकि ये वायरस जो है ये खून के जरिए नहीं फैलता, बल्कि जो नर्व्स हमारे हैं उसके जरिए से दिमाग तक पहुंच जाता है। और जब ये दिमाग तक पहुंच जाता है तो दिमाग के असरात की वजह से फिर उनमें वो पागलपन की सूरत हाल सी हो जाती है। ये पानी से डर जाते हैं, ये हवा से डर जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, एरोफोबिया कहते हैं। और अल्टीमेटली इनकी जो रेस्पिरेशन है वो रुक जाती है, कोमा में चले जाते हैं, और फिर मौत भी वाक़ा हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे शायद ही दुनिया में 10 या 15 लोग आज तक बच चुके हैं। बट जिस शख्स को भी ये लग जाए, खुदा न खास्ता ये वायरस लग जाए, जरूरी नहीं है कि हर एक काटे हुए शख्स को ये वायरस लगे, बट एहतमाल यह है कि खुदा न खास्ता अगर उसमें लगा होगा वायरस, तो बचने के चांसेस ना होने के बराबर है। इसलिए जब भी किसी शख्स को कोई भी जानवर काटे, तो नजदीकी तिब्बी मरकज पे जाके एंटी रेबीज ट्रीटमेंट करा लें, और यहाँ अगर एंटी रेबीज वैक्सीन ही कैटेगरी 2 की जरूरत हो वो लगाएं, और जहाँ पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की भी जरूरत हो जो कैटेगरी 3 हो, तो वहां पे वो भी लगवा दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। आपने बड़ा मुफ़स्सिल तरीके से हमारे सामीन को और हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा किया, ताकि आने वाले वक़्तों में हम अपने आस-पड़ोस में खुदा न ख़ास्ता अगर कोई इस किस्म की परेशानी से जूझ रहा हो, तो उसकी मदद करने के लिए हम तिबी मराकज़ पर उनको ले जाएँ, और आपने बहुत ही मालूमात में इज़ाफ़ा किया। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा से, हमारी मॉडरेटर साथी हैं, कि वो मेहमान शख्सियत से अपना अगला सवाल रखें। जी, नसीम साहिबा।
जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। इससे पहले कि मैं अपना सवाल रखूँ मैं अपने सामीन से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप भी बिल्कुल हमारे पैनल में आ सकते हैं और अपना सवाल रख सकते हैं। उसके अलावा आप मैसेज में भी अपना सवाल रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो मेरा सवाल डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब से रहेगा। सर मेरा बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि एक बड़ी सिंपल सी बात है सर कि सैनिटाइज़ेशन या सफाई-सुथराई ज़रूरी है और इसके साथ ही नॉर्मली हमारे पीने का जो पानी होता है वो साफ़ नहीं होता और हम लोग नॉर्मली उसी फ़ॉर्म में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, पीते हैं। सर आपको क्या लगता है कि सैनिटाइज़ेशन और साफ-सुथराई या पानी का इस्तेमाल इस तरह के पानी का इस्तेमाल ये कैसा है और इससे हमें क्यों बचना चाहिए? जी, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी माइक तो म्यूट नहीं है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, जी, जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आपका सवाल मैं पूरा सुन नहीं पाया। क्या है कि आवाज़ बीच में कट रही थी आपकी। जी, आपने जी। शायद सवाल पूछा कि पानी। जी? जी, सर मेरा ये कहना था कि जो हम सैनिटाइज़ेशन की बात करते हैं, सफाई-सुथराई की बात करते हैं जो नॉर्मली नहीं रखी जाती और पानी भी हम उतनी साफ़ फ़ॉर्म में हमें उपलब्ध नहीं होता, तो हम उसको मज़ीद साफ़ करने की कोशिश किए बिना जो नॉर्मली हम पी लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके कितने नुकसान हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो जैसे कि आपको बड़े विस्तार तरीके से डॉक्टर साहब का भी हम बड़ा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, डॉक्टर सलीम साहब का कितनी अच्छी तरह से उन्होंने काफ़ी नॉलेज दी। और ज़्यादा शुक्रिया तो आपका है कि तारिक साहब का कि जिन्होंने हमें जोड़ा और हम लोगों के साथ भी हम जुड़े। तो आज का जो ये आपने सवाल किया तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पानी वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ बहुत सारी है। देखिए हमें डायरिया, डिसेंट्रीज़ वग़ैरह या कई किस्म की ये बीमारियाँ जो हैं, ये किस वजह से? पानी की वजह से ही होती हैं या टाइफाइड वग़ैरह, ये सारा भी जो कुछ भी है तो ये पानी की वजह से वाटर बॉर्न डिसीज़ ही आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब ऐसे गलती से पानी पी बैठते हैं, लेकिन इसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि अगर जब भी अब कभी पानी पिएँ, आसान तरीका है कोई बड़े-बड़े हमें वो गार्ड या और बाकी चीज़ें ऐसी की कोई उतना ज़रूरत नहीं है। आप जब पानी लें, पानी को अगर आप बॉयल कर लें, तो जब आप बॉयल कर लेंगे तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वग़ैरह कुछ होगा तो वो मर जाता है। तो फिर उसके बाद पानी हमें बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है पीने के लिए और वो ठीक रहता है। तो अगर कहीं आप बाहर भी जाएँ, तो हम अक्सर बेशतर क्या काम करते हैं कि गाँव में या कहीं ऐसी जगहों पे हम देखते हैं कि नहीं जी ये चश्मे का पानी है, ये बहुत साफ-शफ़ाफ पानी है, ये इस तरह से निकला हुआ है, वहाँ फलानी जगह से है। तो मेरे ख़्याल से देख लेना चाहिए कि पानी जो अगर बॉयल किया हुआ पिया जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ऐसे अदरवाइज़ इसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ जैसे मैंने आपको बोला टाइफाइड वग़ैरह, डाइसेंट्री या डायरिया वग़ैरह इसी से ही ज़्यादा पनप जाता है, इसी से ही फिर वो रह जाता है। इंसान का बॉडी के अंदर से फ्लूइड ही खत्म हो जाता है, जानलेवा तक भी ये साबित हो जाती हैं। तो इसलिए हमें पानी को बॉयल पीना ही बेहतर है। जी। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। जी, नसीम साहब आपका अगला सवाल डॉक्टर सलीम साहब से। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने बहुत तफ़सील से और बहुत अच्छी तरह से पानी के बारे में और साफ़-सुथराई के बारे में बताया और सर हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। जैसे जी। डॉक्टर सलीम साहब ने भी रेबीज़ के बारे में जब बताया तो वाक़ई हमारे लोग उसको बड़ा लाइट लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि इस मर्ज़ का कोई इलाज ही नहीं है अगर ये लग जाए। तो मैं दोनों डॉक्टर हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतनी अच्छी जानकारी और इतना हमारे इल्म में इज़ाफ़ा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरा अगला सवाल डॉक्टर सलीम साहब से रहेगा और सर मैंने बड़े हल्के-फुल्के से सवाल चुन के रखे थे। एक तो सर आजकल आपने पहले भी वैसे बता दिया इस बारे में कि टोमेटो फ़ीवर फ्लू के बारे में काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी सुन रहे हैं हम उसके बारे में। उस पे अगर आप मज़ीद रोशनी डालना चाहें और इसके साथ-साथ बरसात का मौसम सर पे है और इसमें डेंगू वग़ैरह का खतरा और इसके अलावा कौन-कौन सी बीमारियों का अंदेशा रहता है?
और तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? जी, डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो हैंड, फुट एंड माउथ डिज़ीज़ है, उसी को टोमेटो फीवर कहा जाता है। तो इसको अभी वो एक्सेप्टेड टर्म नहीं है, बट अखबारों में हमने ये पढ़ा कि इसको टोमेटो जैसी शक्ल आ जाती है, तो गालिबन ये एक ही बीमारी है, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। अब अभी जो दूसरा सवाल आपका रहा कि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में 2 तरह की बीमारियाँ यूजुअली देखी जाती हैं। क्योंकि पानी जमा हो जाता है, तो पानी जहाँ जमा जो हो जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे हाउस फ्लाइज हैं या मच्छर हैं, वो पनपने शुरू हो जाते हैं। सो मच्छरों से जो ज्यादा बीमारियां जो हमारे यहाँ हो जाती हैं, वो भी कश्मीर में नहीं होती हैं, बट कश्मीर के बाहर जम्मू से लेके पूरे मुल्क में जो बीमारियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, वो तो एक मलेरिया है, एक डेंगू है। सो ये दोनों डिफरेंट तरह के मच्छरों की तरह होती हैं, तरफ से होती हैं। एक तो एनाफिलीज की वजह से एक तरह का मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। दूसरा जो है एडीज, जिसकी वजह से डेंगू हो जाता है। सो उसके वजह से चिकनगुनिया भी हो जाता है, उतना कॉमन नहीं है। सो जहाँ कहीं भी पानी जमा हो, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कहीं भी हम किसी जगह को पानी जमा ना होने दें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बात है कि जहाँ कहीं भी हमें लगे कि गड्ढे बन रहे हैं, बर्तनों में पानी जमा हो रहा है, टायरों में पानी जमा हो रहा है, सो ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि ऐसी जगह पे हम पानी को जमा ना होने दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद खुद की बचाव के लिए हम कभी भी खुद को किसी ऐसी जगह पे न सोए जहाँ पे हम खुली हवा में हो और जहाँ पे मच्छर आ जाते हैं और हमको काट सकते हैं। तो कोशिश ये रहे कि घर के अंदर ही रहें, जालियां लगी हो, मच्छरदानी लगी हो, और तो उसकी वजह से कि मच्छर आना घरों में ना जाए। तीसरा प्रोटेक्शन यह है कि खुद को ऐसी दवाइयाँ लगाएं जो मच्छरों को भगाएं या मच्छरों को प्रोटेक्शन दे। जैसे कुछ हमारी क्रीम्स आ जाती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आ जाती है। उसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं कि प्लग इन करके हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, या अगरबत्तियां जैसी होती हैं वो लगाएं, कमरों में लगाएं। उसकी वजह से भी मच्छर दूर रहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को इन बीमारियों से बचाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता जिन अशखास को मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया हो, तो काफी तकलीफदेह बीमारियां हैं, जिसकी वजह से कई अमवात भी हो जाती हैं। सो इस सूरत हाल में हमें ये चीजों का ख्याल रखना है कि जो जहाँ कहीं भी बरसात की वजह से पानी हो, उस वहां पे हम पानी को न जमा होने दें। साथ में वहां पे क्योंकि मच्छर वहां पनपते हैं, उसके साथ हम फॉगिंग भी और डिसइंफेक्शन भी करा सकते हैं। सो आजकल म्यूनसिपैलिटी की तरफ से डॉक्टर साहब हैं ही जम्मू म्यूनसिपैलिटी के, तो उनको पता ही है कि फॉगिंग करते हैं, तो वहीं से उसकी वजह से मच्छर मर जाते हैं। सो ऐसे इन दिनों में फॉगिंग की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और घरों में भी हम देखें कि जहाँ कहीं भी घरों में खिड़कियां खुली रहती हों, तो वहां पे हम जालियां लगाएं। अगर जालियों में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक करा लें। खुद कोशिश करें कि फुल स्लीव्स लगाएं। आजकल तो हाफ स्लीव्स मैक्सिमम लोग लगाते हैं, बट कोशिश करेंगे अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ मच्छरों के काटने का खतरा हो, तो कपड़े ऐसे लगाएं कि हमें कम से कम एक्सपोज रहें और मच्छर हमें ना काटें। और जहाँ कहीं भी हमें लगे कि हमें मच्छर ने काटा और बुखार आना शुरू हो गया, तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए और इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। क्योंकि ये देखा गया कि जितना डिले हम ट्रीटमेंट में करें, तो उससे ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स और ज्यादा हो सकती है। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में हमारे खून में जब जरासीम दाखिल हो जाता है, तो उसके बाद लिवर में भी चला जाता है। वो फिर से कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों के बाद फिर से मलेरिया के सिम्टम्स और आने शुरू हो जाते हैं। किडनी पे अफेक्ट हो जाता है, दिमाग पे उस पर असर हो जाता है, सेरिब्रल मलेरिया जिसे हम कहते हैं। और डेंगू का तो है ही कि वो प्लेटलेट्स हमारे जब जख्म हो जाता है, खून को जब रोकने, ब्लीडिंग को जो रोकने के लिए, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेशन के लिए हमें भी प्लेटलेट की जरूरत होती है। उन प्लेटलेट्स को खत्म कर देते हैं, सो ब्लीडिंग के चांसेस पूरी बॉडी में बढ़ जाते हैं। सो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इसलिए जरूरी है कि हम आप खुद को, अपने अहले अयाल को इन बीमारियों से बचाएं, खास तौर पे जब बरसात का मौसम हो।
सो खुद को जहाँ कहीं भी आपको लगे कि मच्छर पनप रहे हैं तो उस जगह को साफ रखें। हिफ्ज़ान सेहत का बहुत ख्याल रखें ताकि हम बीमारियों से बचें। दूसरी जो मैंने कहा कि पानी गंदा हो जाता है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वाटर बॉर्न डिजीज हो जाती हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वायरल डिजीज भी होती हैं, बैक्टीरियल भी होती हैं, प्रोटोजोअल भी होती हैं, हेलमिंथिक डिजीज होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो गंदे पानी की वजह से हो सकती हैं। तो इनमें से एक बीमारी है जिसे हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं या हेपेटाइटिस ई कहते हैं, ये पानी की वजह से ही होती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस पीलिया होना शुरू हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, लिवर इफेक्ट हो जाता है। तो देखा गया कि खुदा न खास्ता अगर प्रेग्नेंट लेडी हो और उनमें हेपेटाइटिस ई हो जाए तो उनमें डेथ्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। काफ़ी स्टडी हुई है, गालिबन कश्मीर से ही बड़ी स्टडी हुई है डॉक्टर खोर साहब की। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी का जो हमारे सोर्सेज हैं उनको साफ रखा जाए। उसके बाद अगर हम पीने का पानी आपको लगे कि ये साफ नहीं है, उसको बॉयल किया जाए। जब बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको उसी सूरत हाल में बॉयल करते रहना है। फिर अच्छे से साफ बर्तन में रखना है, ढके हुए रखना है। पानी में हाथ नहीं जाना चाहिए बल्कि कुछ ऐसा आप हैंडल सा ले जिससे पानी चढ़ा लें और कंटेमिनेशन ना हो ताकि जो पानी है साफ रहे। और इम्पोर्टेंट यह है कि अगर हमें लगे कि पानी गंदा हो और उसके बाद हमारी डायरिया या बाकी सिम्टम्स शुरू हो तो वहाँ पे हमें ORS लेना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में जो पानी ज़ाया हो जाता है उसके साथ नमकीन नमकीन जो हमारे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी ज़ाया हो जाते हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और कभी डेथ भी हो सकती है खुदा न खास्ता बच्चों में। तो तब ORS हम पैकेट ला सकते हैं, उसको बना सकते हैं। वो ना मिले तो नमक चीनी का घोल बना सकते हैं। कुछ ना हो तो घर में लस्सी हो, दाल का पानी हो, तो वो सब चीज़ें दें ताकि हम जो खासतौर पे बच्चों में डिहाइड्रेशन ना हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में एक तो मैंने कहा कि वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं जो मच्छरों की वजह से होती हैं, मक्खियों की वजह से होती हैं, और जो गंदे गंदे पानी में जो बाकी बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोल इन्फेक्शन आ जाते हैं, उसके लिए पानी को बॉयल करने की भी ज़रूरत है। कभी कभार ऐसी भी सूरत हाल कि आपको बॉयलिंग की सहूलियत मैसर न हो तो उस सूरत हाल में हम क्लोरीन टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पानी की जायका थोड़ा बिगड़ जाता है लेकिन उससे भी अच्छी प्रोटेक्शन मिल सकती है। एक क्लोरीन टैबलेट एक 20 लीटर बाल्टी के लिए काफ़ी रहता है। आधा घंटा उसमें 1 घंटा रखिए, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस सूरत हाल में अगर क्लोरीन टैबलेट्स भी आप घर पे रखें कि कभी बॉइलिंग पावर इलेक्ट्रिसिटी ना हो या गैस ना हो तो बॉइलिंग ना कर पाए तो क्लोरीनेशन की वजह से भी हम पानी को साफ कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। अब इनके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा तारिक अबरार साहब से कि वो मेहमान शख्सियत से अपना अगला सवाल रखें। जी, तारिक अबरार भाई। डॉक्टर सलीम साहब और डॉक्टर ज़फ़र साहब की गुफ्तगू सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मेरी आवाज़ पहुँच रही है शायद? जी, आ रही है। जी, जी, जी जी, बिल्कुल आ आ रही रही है, आ है। रही है, अच्छा सर, मैं आ ये रही है। पूछना चाह रहा हूँ हमारी जो कम्युनिटी ख़ास तौर पर जो मवेशियों से जिनका वास्ता ज़्यादा रहता है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, तो हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम को आगे भी सुनेंगे और अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं डॉक्टर ज़फ़र साहब से पूछना चाहूँगा कि लंपी डिजीज़ या इससे मतलब रोकथाम के लिए गवर्नमेंट तो कोशिशें कर रही है, लेकिन आम लोग क्या करें? मुख्तसर सा जो पैगाम देना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं जिनका हमें इल्म नहीं हो है, तो लोगों तक वो मैसेज पहुँचाएँ। जी, जी सर। जी शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जैसे डिपार्टमेंट तो काफ़ी कोशिशें कर रही है, उन्होंने हदायत दी अपने डॉक्टर्स को भी, या कई किस्म की प्रॉब्लम हैं जो भी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी वो सारा कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके चैनल से या आपके माध्यम से ये चीज़ बताऊँगा कि जब भी आप अपने आजकल अगर आप पहले अपने जानवर को किसी के ऊपर छोड़ा हुआ है, यानी कि कोई बंदा देख रहा है घर में और आप नहीं देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस वक़्त का ये दौर चल रहा है कि आप थोड़ा-सा खुद निगाह रखें, जानवर के ऊपर, पर्टिकुलर पर किसी के ऊपर ना छोड़ें। और खुद जब आप इसमें रहेंगे तो आपको
जो देखभाल करने वाले होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो भी ज्यादा पर्टिकुलर होके इसको देखना शुरू कर देंगे। तो जो सिम्टम्स जब मैंने जैसे बताया कि जो सिम्टम्स को बखूबी अच्छी तरह से देखें, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम जैसे डेवलप होता है तो उसको देर ना करें, फिर इमीडिएटली उस जानवर को सेपरेट करें ताकि आपके दूसरे जानवर जो है वो सही तरह से जो है सेफ रह सकेंगे। और जो जानवर आपके सेफ हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से तंदुरुस्त हैं, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है, काफी देर से ऐसे रखे हैं, तो आप फिर उनको वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। और जो जानवर इसमें आ चुके हैं तो उनको बराए मेहरबानी ना लगवाएं इंजेक्शन। कई बार क्या होता है कि यहाँ ऐसा देखने को मिला कि आपके एरिया में जहाँ सेफ जानवर हैं या कुछ है उनको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और फिर आप कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, परेशानी नहीं जी हमारे जानवर को क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसको लगा दिया हमारे को नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी इस बीमारी में मुलवस हुआ होता है और ये लाइव एक्टिवेटेड वायरस है, तो ये फिर उसमें उसको और प्रॉब्लम कर देगा। ऐसे नहीं है, आप अपने कंसर्निंग जो वहां के डॉक्टर साहब हैं उनको पूरी नॉलेज होती है कि क्या इसकी पोजीशन है, तो कहाँ कहाँ किस एरिया में इस वक्त मैं वैक्सीनेशन करवाऊं। तो दूसरा ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी आप अपने देसी लेवल पे करते हैं, जैसे हल्दी वगैरह यूज करते हैं कई, तो कोई खिलाने पिलाने में भी डालना शुरू कर देते हैं, खिलाने में या कुछ ऐसे है। अब क्वांटिटी एंटीसेप्टिक जरूर है, लेकिन कहीं उसको थोड़े लेवल पे या कितनी देनी है वो कुछ होता ही नहीं है। हम एक्सेस जो है वो दवाई वो चीजें शुरू कर देते हैं, और वो उल्टा उस बीमारी के अलावा कई और अंदर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो उस वजह से भी जानलेवा मसला बन जाता है। आप इस तरह से है कहीं दिखने को मिला है, हल्दी है उसको देसी तेल के साथ लगा के स्किन के ऊपर, अगर उसको जख्म वगैरह बने हैं, आपके पास कोई बीटाडीन नहीं है या आपके पास कोई ऑइंटमेंट नहीं है, तो आप उस वक्त वो लगा देते हैं स्किन पे, वो उसको इफेक्टिव निकला है, ऐसा है। या फिर कहीं और अगर कोई चीज आप जो भी आप देसी तरीका इस्तेमाल करना चाहें, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कंसर्निंग डॉक्टर साहब को जरूर इसमें शामिल करें, ताकि वो आपको सही तरह से गाइडेंस देंगे और वो प्रॉपरली करेंगे। बाकी इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये लंपी स्किन डिजीज जो है, अब जो इसका पीक लेवल था वो तकरीबन जो है हमारे काफी एरियाज में जा रहा है, और ये बरसात के महीने में खासकर जोर पकड़ गया था, जिसमें जो है ये जो आता है वेक्टर बारन जो चीजें हैं, जैसे आप कह लो कि ये मक्खी मच्छर वगैरह जो है, टिक्स वगैरह जो कुछ भी है, ये इसमें बरसात के सीजन में ज्यादा हो जाते हैं। अब और कुछ 1-2 हफ्ते के बाद ये बरसात का सीजन कम हो जाएगा और इसका प्रभाव जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। जो यानी कि जो जितना भी उसके जरिए से जो फैलना था टिक्स या मच्छर वगैरह से, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन जो जो साथ रहने के साथ साथ जो होता है, तो वो तभी कम होगा जब हम इसमें अपना केयर करें। एक चीज मैं अपने यहाँ आपके थ्रू से एक चीज और बताऊंगा कि जो आपका अगर घर में जगह ही नहीं है, तो आप अगर डिस्टेंस रख के भी उसको जानवर को बांध रहे हो, तो लेकिन उसका जो चारा पानी वगैरह जो दे रहे हैं, वो आप पहले जो है अच्छे वाले जानवर को जो तंदुरुस्त है उसको दें, और फिर अपने हाथ वगैरह धो के फिर आप इस दूसरे वाले जानवर को आगे चारा या कोई पानी दें, लेकिन सेपरेट सेपरेट दें। तो क्या है कि कई हमारे माएँ बहनें जो हैं इसमें क्या काम करती हैं कि वो जहाँ इसी जानवर को भी हाथ लगाया, उधर से जाके दूसरे जानवर को भी हाथ फेरना शुरू कर दिया, ऐसा ना करें। और फिर जो यहाँ पे इसको चारा वगैरह डाला, दूसरे को दूसरी साइड उसको भी जाके डाल के हाथों से मिक्स करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ना करें। यानी कि अगर आप उस इन दोनों के बीच में गैप तो मेंटेन रखा है, लेकिन कई बार हमारी गलती की वजह से भी ये चीज जो है हम इसको जो बीमारी को जो है बढ़ावा दे देते हैं, उस चीज का खास ख्याल रखें। और दूसरा, फैन वगैरह लगा के रखें, पखा लगा के रखें, या कोई एक और आसान तरीका जहां पखा फैन वगैरह बिजली की प्रॉब्लम आती है, तो पहले पहले दौर में जैसे हम वो गोबर की पाथियां जैसी बनाते थे, पाथियां जैसी वो बनाते थे, और फिर उनको उसके ऊपर हम खाना पकाते थे, या फिर धुआं वगैरह के लिए जानवरों के पास वो करते थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे जो है मच्छर वगैरह जो है उसका प्रकोप जो है वो जानवर के ऊपर ज्यादा नहीं रहता, वो अंधा हो जाता है उसका धुएं की वजह से, तो वो भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से वो जो है फ्लीज मच्छर वगैरह का जो प्रकोप जो है वो कम हो सकता है, वो ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। और मैं आपके यहाँ से यही बताऊंगा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब का जो उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें,
और साथ-साथ आपका कि आपने हमें लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ा। तो मैं चाहूँगा जब भी कभी ये अपने फार्मर्स के साथ उनकी नॉलेज के लिए कोई भी किसी तरह से कभी भी अगर आप मुझे याद करें, तो मैं हाज़िर हूँ। इल्म को जितना आगे हम स्प्रेड करें, तो ये एक बहुत बड़ा सुन्नत भी है और दूसरा ये है कि इल्म बढ़ता है। इल्म बढ़ता भी है इससे और दूसरा ये है कि हम जितना इसमें हम जो है अपने इल्म को बढ़ाएँ और जितने मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से ये भी बता दूँ कि देखिए इतना कुछ हमें सीखने को मिला, तो हमें हमारे ऊपर अब फर्ज ये बन जाता है, आयद हो जाता है कि हम आगे जो है इस इल्म को और अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि आज जैसे आपने टॉपिक चुना बहुत ही अच्छा इंसानी जान के लिए भी और हैवानी जान के लिए भी आपने रखा। तो हमारा जो लाइफ साइकिल जो है वो इसी तरह से ही चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस का और अगर और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। हम बिल्कुल मशकूर हैं डॉक्टर सलीम साहब और डॉक्टर ज़फ़र साहब आपका कि आपने कीमती वक़्त दिया। बस मुख़्तसर सा वक़्त में हम जो है कंक्लूज़न की तरफ जा रहे हैं। मैं मेरा डॉक्टर सलीम साहब से एक सवाल रहेगा कि अभी जम्मू कश्मीर के जो अहम अस्पताल हैं, या वादी कश्मीर के हैं, या जम्मू डिवीज़न के हैं, तो उनमें कौन-कौन सी बड़ी अहम स्कीमें, अगर चंद स्कीमों का ज़िक्र आप कर दें और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, हामला ख़वातीन या दूसरी ख़वातीन हैं, उनके हवाले से कोई ख़ुसूसी स्कीमें हैं, तो वो उनका तज़किरा मुख़्तसर वक़्त में अगर हो कर दें जी, तो? जी। सबसे बड़ी स्कीम जो चल रही है वो नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसके तहत जो हामला ख़वातीन हैं, तो उनके लिए 2 स्कीमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जेएसवाई। तो जिसके तहत उनका अगर वो कभी भी हामला हो तो पहले टेस्टिंग हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। पूरे 9 महीने उनका इलाज मुफ्त में होता है, कोई फीस नहीं, कोई टिकट नहीं के पैसे नहीं लगते हैं। उसके बाद जब उनका ज़चगी का टाइम हो तो उनको ट्रांसपोर्ट फ्री मिलता है हॉस्पिटल लेने के लिए, हॉस्पिटल से वापस लेने भेजने के लिए भी। अगर उनकी सर्जरी हो तब भी उनका जो वो रहना होगा, खाना पीना है सब फ्री मिल रहा है, उनकी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं, उनके टेस्ट मुफ्त में किए जाते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज फ्री उनको उसके तहत दी जाती हैं। उसके अलावा अगर जो स्कीम है उस जेएसवाई में, उनको फिर उसके लिए अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से या रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से उनको थोड़ा मुआवजा भी मिल जाता है, जिसमें आशा का भी कुछ मुआवजा होता है। जो जचगी में खातून हो उसको भी पैसा मिल जाता है। सो उसके बाद बच्चे को जो भी बच्चा पैदा हो उसको 1 साल तक खुदा न खास्ता कभी भी अगर वो कोई तकलीफ में हो तो उसका पूरा मुफ्त में इलाज किया जाता है। जितना भी खर्चा हो तो वो मुफ्त में अंडर जेएसएस के फ्री किया जाता है। उसके अलावा जो हम पूरे मुल्क में जो स्कीम चलती है पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो जिसमें हम वो गोल्डन कार्ड होता है, जिसके पास भी गोल्डन कार्ड है तो पूरे मुल्क में बीपीएल जो है उनके लिए मिल जाता है। लेकिन जे.एंड.के में एक खुसूसी बात जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हुई, वो सेहत स्कीम लागू की गई, जिसके तहत पूरी जम्मू कश्मीर में पूरी आबादी को वो मुफ्त इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल्स में अगर उनका खर्चा भी लगे तो वो कुछ सारे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाता है, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो एम्पैनल्ड हैं वहाँ पे भी उस कार्ड के तहत कम से कम हर एक बीमारी जो वहाँ पे एम्पैनल्ड है, हर कोई बीमारी नहीं है बट बेशतर बीमारियों के लिए इलाज मुयसर किया जाता है मुफ्त में। सर्जरीज की जाती हैं, बहुत सारी सर्जरीज की जाती हैं, बहुत सारे जो बीमारियां हैं जहाँ बहुत खर्चा लगता है वहाँ पे 5 लाख तक का खर्चा फ्री में उठाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एक फैमिली के लिए 1 साल तक के लिए। सो इस वक्त अगर हम देखें गवर्नमेंट की तरफ से एक रेवोल्यूशन सा आ गया हेल्थ सेक्टर में, जहाँ पे कोई भी शख्स मोहताजी की वजह से, गुर्बत की वजह से ये कभी नहीं होगा कि वो बिगाड़ इलाज के रहे, या उसके पास पैसा नहीं है, या उसको कोई घर की चीज बेचनी पड़े ताकि वो अपना इलाज करे। एक सिर्फ ये है कि जो कार्ड है उसके पास गोल्डन कार्ड, वो
जिसके पास नहीं है वो बनवा लें। नज़दीकी जो सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके, हेल्थ सेंटर्स हैं, बाकी कई सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर जो है फैसिलिटेशन के लिए, वहाँ पे जाके अपना कार्ड बनवा लें। तो जहाँ कहीं भी किसी भी सरकारी इदारे हो या कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ उनको इलाज करने की जरूरत हो, वो कार्ड सिर्फ दिखा दें, उनका मुफ्त इलाज हो जाता है बेशतर बीमारियों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। सर, आपने हमें बहुत ही मुफ़स्सल तरीके से, बहुत ही अहम जानकारियों से नवाज़ा, हम आपके बहुत ही मशकूर व ममनून हैं। सर, इस दौरान ऑडियंस में से हमारे साथ मोहम्मद असलम खटाना साहब जुड़े हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा असलम साहब से कि वो मेहमान शख्सियत से अपना सवाल रखें। जी, असलम साहब। शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से असलम साहब नहीं बोल पा रहे हैं। जी, जी, तारिक भाई। उनके पास नेटवर्क की दिक्कत है, शायद ये प्रॉब्लम होती है कई बार, तो आप कंटिन्यू करें। सर, मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं अ, अब प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और मेरा आपसे यही इल्तमास रहेगी कि तारक अबरार ऑफिशियल क्लब की तरफ से हमारे बहुत से प्रोग्रामों के सिलसिले जो हैं वो चले हैं। जैसा कि मैं बताता चलूँ कि हमारे उर्दू में 39 प्रोग्राम आज तक हम कर चुके हैं और गोजरी ज़बान में 63 प्रोग्राम जो हैं हमारे आज तक हो चुके हैं। और इस हवाले से हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे इन प्रोग्रामों के ज़रिए जो हम ज़बानों के साथ-साथ लोगों की खिदमत के जो इस तरीके के प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा? जी, सलीम खान साहब। मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका कि अगर मैं अपने जो हमारी स्पेशलिटी है कम्युनिटी मेडिसिन, यहाँ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि डिजीज प्रिवेंशन के लिए, और उसके लिए ज़राए अबलाग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम आवाम तक ये बात पहुँचाएं कि हम बीमारी को कैसे रोकें। ये बीमारी को रोकने के जो तरीके हैं बहुत आसान होते हैं, इससे कि इस एज अगेंस्ट कि कल को कोई बीमार हो और उस पर बहुत खर्चा हो। सो ये आपके ज़रिए से अगर हम किसी शख्स तक ये बात पहुँचाएं और उनमें वो बिहेवियर चेंज लाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से उनमें बीमारी ना हो या बीमारी की रोकथाम हो, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। सो मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे और वो पॉजिटिवली इन चीज़ों को लें जो भी यहाँ पे बात की जाती है एक्सपर्ट्स के जरिए, और बाकी लिसनर्स भी अपने कमेंट्स दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा वसअत दे ये प्रोग्राम बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाए। मेरा ये राब्ता इस प्रोग्राम में ऐसे हुआ कि यहाँ पे हैं डॉक्टर नजमा हैं, तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था एक बार कि डॉक्टर शाहिद चौधरी के साथ एक इंटरव्यू है, तो मैं उस प्रोग्राम में जुड़ गया। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये प्रोग्राम्स वापसी मेरी देखता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। तो आगे जाके जब भी मेरी जरूरत लगे आपको, तो इंशाल्लाह मैं उस वक्त मैसर रहूंगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। अब यही सवाल हमारा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब से भी रहेगा कि आप हमारे इन प्रोग्रामों से कितने मुतमईन हैं और मज़ीद आने वाले वक़्त में हमें किस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए जिनसे आवाम को बहुत ही फ़ायदा हो और ज़बानों की खिदमत भी हो? जी, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया बड़ी अच्छी तरह से, विस्तार तरीके से। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने आज तक बहुत सारे प्रोग्राम्स टीवी चैनल्स पे भी किए, लेक्चर्स भी देता आ रहा हूँ। जैसे आप ही ने मेरे जैसे ना शख्स चीज़ को आपने बताया कि भी बहुत सारे इम्पा में या और जगहों पे लेक्चर्स देता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ। तो ये जो आपका जो आज तरीका है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप किस तरह से जो है एटलीस्ट 2 स्पीकर्स को जो है जॉइन कराते हैं और अच्छी तरह से टाइम गैप के हिसाब से दोनों के साथ आप गुफ्तगू करते हैं और फिर साथ में पब्लिक तक ये आवाज़ जाती है और फ्रूटफुल आवाज़ जाती है। यानी कि मकसद का टॉपिक चुनना और मकसद की चीज़ जो है लोगों को इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेना। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं अपने घर बैठे इस वक़्त जो है
आपके साथ ये टॉपिक पे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मैं आपको कहूंगा, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ जो है मेरे साथ बैठ गए कि डॉक्टर साहब की आवाज सुन के भी एकदम से कितना, मैंने नहीं दावत दी उनको कि भाई आप यहाँ इसको सुने या देखें क्या है। तो एकदम से जब डॉक्टर साहब की आवाज लगी, उनको लगा कि भाई ये हमारे मकसद का टॉपिक है, तो वो बैठ गए मेरे साथ, तो उन्होंने सुनना शुरू किया। इसी तरह से मैं यहाँ पे सुनने वाले सभी साथियों को कहूंगा कि जिस तरह से आप इतना बेहतरीन तरीके से चुन के टॉपिक लेते हैं, वो उनका मकसद का होता है। और ये जो काम आप अंजाम दे रहे हैं सदका जारिया है, और ऐसा सदका जारिया जो मतलब ये है कि मैं ये कहूंगा कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो अल्लाह आपको इसको जज़ाए खैर दे। आप तारिक साहब के साथ मेरा राब्ता जो है वो काफी अरसे से है, बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं अपने, और एक दूसरे को बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं तो मुबारकबाद दूंगा तारिक साहब को जो चुप इन्होंने मादरचोद। जी जी साला। जी तारिक जी साहब को, और जो आपकी सारी जो टीम को किस खूबसूरत अंदाज से आप बोलते हैं और किस तरह से आप सारा ये जो है मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक सदका जारी आप कर रहे हैं। मेरी यही रहेगी कि इसको आप जारी रखिए, और मैं आपके साथ शाना बशाना रहूंगा। कभी भी किसी वक्त भी किसी भी टॉपिक पे भी या किस तरह से भी अगर मेरी जरूरत होगी, मैं हाजिर रहूंगा। और ये आप तो आम जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं, और मैं इसमें आपका ये कहूंगा कि अगर सुनने वाले साथी होंगे जो भी है, मैं तो ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी, कि एक अवेयरनेस जो गवर्नमेंट देना चाहती है कई जगहों पे, कई स्कीमों में, कई किस तरह से है, तो वो भी आप एक अवेयरनेस अच्छी तरह से यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपके साथ जो है गवर्नमेंट का भी रोल जरूर होना चाहिए, वो साथ देनी चाहिए, ताकि जो है ये अवेयरनेस आम लोगों तक पहुंच रही है। तो गवर्नमेंट का भी साथ आपके साथ जरूर रहे। तो आप हिम्मत नहीं हारिएगा, इस चैनल को अपने ये जो आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी अंदाज से कर रहे हैं, और आगे इसको बढ़ाइए। और आपके साथ सारे जो हैं पब्लिक भी जुड़ती जा रही है, और सदका जारिया भी जो है अपनी आखिरत के लिए भी आप जो है बहुत कुछ कमाई करते जा रहे हैं। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश और हौसला अफ़ज़ाई के लिए डॉक्टर सलीम खान साहब का और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं ज़ाती तौर पर आप दोनों शख्सियात का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और मैं अपनी साथी मारूफ़ शायरा और अदीबा मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो शुक्रिया की तारीख पेश करें, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होगा। और इसी दौरान हमारे साथ जो ऑडियंस अभी तक बने हुए हैं, मैं उनका भी बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। जी नसीम अख्तर साहिबा। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। वाक़ई आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अभी भी सवालात बाकी हैं, लेकिन वक़्त गुज़रता जा रहा है और काफ़ी आगे बढ़ गए। तो डॉक्टर हज़रात हमारे साथ जो हैं, इनका वक़्त बहुत कीमती है, उसको देखते हुए आज तो हम इसका इख्तिताम यहीं करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब फिर हमारे मेहमान होंगे और फिर इसका पार्ट 2 करेंगे। तब तक के लिए आज तो हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। हमारे साथ एक हमारे सामीन थे जिनकी आवाज़ नहीं आ पाई। वो बैक चैनल कुछ पूछने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन शायद उसके बाद नहीं पूछ पाए। तो सर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख दें। इसको डॉक्टर साहब ज़रूर उसकी तरफ थोड़ा गौर करके तो उसका जवाब आपको देंगे, क्योंकि इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं प्रोग्राम्स की वो रहती हैं, और बहुत सारे ऑडियंस उसको बाद में देखते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें बताया है, तो उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे लोग उसके बाद भी। आप अपना सवाल ज़रूर रखें कमेंट्स में। और मैं तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब के मुंतज़मीन की तरफ से इंसानी सेहत और मवेशियों से मुंतकिल होने वाली बीमारियों पर खसूसी बातचीत पर जम्मू व कश्मीर के नामवर डॉक्टर्स जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत ही उम्दा तरीके से इंसानी और जानवरों की सेहत से जुड़े मसाइल और बीमारियों के बारे में ज़री ख्यालात से हमें नवाजा और सामीन व नाज़रीन को मुस्फिद किया। हम डॉक्टर सलीम खान साहब और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब के इंतहाई मशकूर हैं
कि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक़्त हमारे प्रोग्राम के लिए दिया और मुंतज़मीन की हौसला अफ़ज़ाई की। और एक बार फिर मैं आपसे डॉक्टर साहब यही कहूँगी कि हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी कभी हमारे मेहमान होंगे और बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही तमाम सामीन व नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अपनी टीम की तरफ से भी कि आप लोग हमारे साथ शामिल रहे और अपना भरपूर ताउन देते रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त अपने अगले प्रोग्राम तक, जब हम एक बार फिर आपके सामने नए मेहमान हज़रात के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जितने भी सामीन हमारे साथ जुड़े तमाम हज़रात का और डॉक्टर हज़रात का। इंशाअल्लाह आपका ताउन जारी रहा तो इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको मदऊ किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।